नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जिसका भी 14 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। तो आप सभी इसे पूरा कंप्लीट करके जाइएगा, और जिसका भी 15 या 16 तारीख को एग्जाम होने वाला है या उससे आगे होने वाला है, तो आप भी इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश अंत में पराजित हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश अंत में पराजित हुआ था, तो ये आपका जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, 1939 में हुआ था। डेट को याद रखिएगा, और ये 1945 तक चला था। 1945 में जो है कि यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया था, जापान पे बम गिरा दिया। उसके बाद जो है कि ये युद्ध समाप्ति के कगार पे हो गया था, यानी कि समाप्त हो गया था। अच्छा, अगर यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछा गया है तो ये भी आगे पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में हुआ था। कब तक चला था, 1918 तक। यानी कि कुल बात किया जाए तो कुल 4 वर्षों तक चला था। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल था, तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा। देखिए धुरी राष्ट्र की बात किया जाए तो इसमें जर्मनी था शामिल, इटली शामिल था आपका इसमें, और उसके बाद जापान याद रखिएगा आप सभी। जापान भी आपका किसमें था, धुरी राष्ट्रों में था। तो जर्मनी, इटली, जापान धुरी राष्ट्रों में था। अगर वही मित्र राष्ट्र की बात किया जाए तो जो मित्र देश था, मित्र देश में आपका यूएसए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद फ्रांस हो जाएगा, याद रखिएगा फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद इंग्लैंड आपका हो जाएगा। तो ये सभी जो है मित्र राष्ट्रों में शामिल था। तो इतना सा फैक्ट जरूर याद रखिएगा, इससे संबंधित हो सकता है यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाए। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, पहला संथाल जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा तिलका मांझी, याद रखिएगा आप सभी। तो ये कब उठाया गया था, तो डेट याद रखिएगा, हो सकता है आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो 1784 में ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी बिरसा मुंडा के बारे में। आप सभी को पता है कि बिरसा मुंडा का मृत्यु कब होता है, 1900 ईस्वी में होता है, याद रखिएगा आप सभी। और बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ था, खूंटी, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। और कार्य क्षेत्र इसका रांची था, याद रखिएगा। सिद्धू कान्हू जो है ये दोनों भाई हैं, संथाल जनजाति या संथाल विद्रोह से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। संथाल जो देखते हैं, ये संथाल जो है कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यहीं से एक फैक्ट याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपका संथाल है, याद रखिएगा। देखिए संथाली भाषा को 2003 में जो है कि संविधान में शामिल किया गया है, जो संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा जो हो सकता है आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाए। देखिए बिरसा मुंडा को हम सभी धरती आबा या धरती पिता के नाम से जानते हैं। अगला है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 में, याद रखिएगा आप सभी। 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, और यह घोषणा कब हुआ था, नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ था। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक, तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकास राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, चीजें क्लियर हैं, हर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। देखिए नाथुला जो है ये सिक्किम में है। तो आपको हम बताए थे कि सिक्किम में जो है कौन कौन सा दर्रा है, नाथुला है और जेलेप्ला सिक्किम में है, याद रखिएगा आप सभी। ये भी प्रश्न आपके डीएलएड पेपर में पूछा गया था। तो देखिए अगर दर्रा से क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे जो पूछने की संभावना है तो उसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिपकिला दर्रा जो है, क्या बताया आपको, सिपकिला दर्रा जो है ये किस राज्य में है, तो याद रखिएगा आप सभी सिपकिला दर्रा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा, एचपी हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा याद रखिएगा अगर काराकोरम दर्रा के बारे में पूछा जाए तो काराकोरम जो है ये कहाँ पे है, तो ये आपका लद्दाख में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है, लद्दाख वाला क्षेत्र में आपका काराकोरम दर्रा है। तो ये 2 फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी से कि बोमडीला दर्रा जो है ये कहाँ पे है, बोमडीला दर्रा, तो याद रखिएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा। तो बोमडीला कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, काराकोरम लद्दाख में है। इसके अलावा एक और दर्रा याद रखिएगा आप सभी, जोजिला दर्रा। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो आगे पूछने की संभावना ये आपका बन जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जोजिला दर्रा भी आपका कहाँ पे है, कहाँ पर है जोजिला दर्रा, आपका लद्दाख वाला क्षेत्र में है। तो ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिए, बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका अन्य नाम
भी है, यानी कि इसे अन्य नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम सभी न्यूटन में व्यक्त करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। तो और इसके अलावा अगर आप सभी से बल का एसआई मात्रक अगर सीजीएस में पूछा जाए तो सीजीएस में पूछा जाए तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। ये आपका प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है। देखिए आप सभी को बताते हैं कि जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, पेपर में आगे जो संभावना बन जाता है, यहाँ से 40 से 50% प्रश्न पूछने की संभावना रहता है इसी के आसपास से। तो प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका पकड़ होना चाहिए, क्योंकि देखिएगा बिहार डीएलएड का काफ़ी ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, तो इसी से संबंधित इर्द गिर्द से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल हम डिटेल से इस सेट में आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्लस में न्यू क्वेश्चन ऐड करके दे रहे हैं। तो आप सभी इस सेट को पर डे जरूर लगाइए। और इसके अलावा याद रखिएगा यहीं से अगर आप सभी से अगर कार्य का एसआई मात्रक पूछा जाए या ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, जूल होता है। अगर दाब का एसआई मात्रक पूछा जाए तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, पास्कल होता है। याद रखिएगा आप सभी, इतना सा जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि द्वि जगत पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से किन के बीच अंतर स्थापित करना संभव नहीं है। देखिए फ्रेंड, आप सभी वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं इस लेक्चर को तैयार करने के लिए, तो लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दिया कीजिए। चलिए सबसे पहले लाइक कीजिए, उसके बाद फिर हम सभी आगे बढ़ने वाले हैं। लाइक कर लिए, नीचे देखिए आपको एक अंगूठा का बटन दिखाई देता होगा, उसको आप सभी दबा लीजिए। और साइड में है आपको, इस साइड में देखिएगा तो व्हाइट कलर में आपको एक सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दिया होगा, तो उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जब घंटी बनकर आएगा तभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो यहाँ पर समझिएगा द्वि जगत पद्धति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा ये सभी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, उसके बाद कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, प्रकाश संश्लेषण यानी कि हरित शैवाल, और उसके बाद गैर प्रकाश संश्लेषण यानी कि कवक हो जाएगा। ये सभी के बीच जो है कि अंतर करना असंभव है, याद रखिएगा, संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 8 नंबर कि नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा नीम के शत रस में अजाडिरेक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न आपकी डीएलएड में पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये प्रश्न रिपीट होने की संभावना है। अगला है निम्न में से कौन सा एक उपधातु है। देखिए सिलिकॉन जो है ये आपका एक उपधातु है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए सिलिकॉन की बात किया जाए तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, SI जो है इसका प्रतीक चिन्ह है, आगे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर सिलिकॉन का परमाणु संख्या के बारे में पूछा जाए कि सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या 14 होता है। याद रखिएगा परमाणु संख्या कितना होता है, 14 होता है। इसके अलावा अगर द्रव्यमान के बारे में पूछा जाए कि सिलिकॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान के बारे में आप सभी जरूर याद रखिएगा। द्रव्यमान इसका जो होता है 28.085 होता है, 28.085 होता है इसका द्रव्यमान। तो परमाणु कितना होता है 14 और द्रव्यमान 28 पॉइंट कितना होता है 85 होता है, 085। और सिलिकॉन का जो प्रतीक चिन्ह है SI है। तो ये फैक्ट पर आप ध्यान दीजिएगा आप सभी। सोडियम को हम सभी आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो ईमानदारी जो है ये आपका गुणवाचक विशेषण की उदाहरण है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए गुणवाचक में क्या होता है, किसी के गुण या दोष को दर्शाता हो, जैसे कि काला हो गया, या नीला हो गया, पीला हो गया, ईमानदार हो गया, खराब हो गया, अच्छा हो गया, ये सभी क्या है उसके गुण को प्रकट कर रहे हैं। तो ईमानदारी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, या ईमानदार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उसका छोटा भाई बीमार है, इसमें वाक्य में विशेष्य है बताइए। तो देखिए इसमें विशेष्य जो है बीमार, याद रखिएगा आप सभी, जो बीमार है ये आपका विशेष्य है, याद रखिएगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार के जो है 5 भेद हैं, याद रखिएगा आप सभी। पहला जो हो जाएगा वो आपका 6 का अनुप्रास होगा, ये भी प्रश्न आपके डीएलएड में पूछा गया है, याद रखिएगा। दूसरा जो हो जाएगा वो आपका वृत्तीय अनुप्रास होगा, याद रखिएगा आप सभी। क्या हो जाएगा, वृत्तीय अनुप्रास होगा। तो ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहाँ तक ठीक है।
अगर उसके बाद तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा जो हो जाएगा वो आपका लाटा अनुप्रास होगा, लाटा अनुप्रास हो जाएगा तीसरा लाटा अनुप्रास हो जाएगा। चौथा याद रखिएगा आप सभी श्रित्या अनुप्रास होगा, क्या हो जाएगा श्रित्या अनुप्रास हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये सभी प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। उसके बाद पांचवा एक याद रखिएगा आप सभी, पांचवा जो होता है वो अनित्या अनुप्रास जो होता है, याद रखिएगा आप सभी अनित्या अनुप्रास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, चीजें क्लियर हैं। तो क्या बताएं कि छेका अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रित्या अनुप्रास और उसके बाद जो है कि अंत्य अनुप्रास जो होता है। तो कुल 5 होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए इसमें अशुद्ध जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशुद्ध। यहाँ पर इसमें टाइपिंग एरर हो गया है तो इसको आप गलती कर दीजिएगा। ये सभी शुद्ध हैं। शायद मैं कल जाऊंगा, ये शुद्ध है। वे नियमित पुस्तक बेचते हैं, सही है। उस समय सख्त चालन भी एक अनुशासन था, ये भी सत्य है। जबकि ये ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये आपका अशुद्ध है और टाइपिंग भी एरर है इसमें। अगला प्रश्न है कि मुख कमल में कौन सा समास है। तो जहाँ विशेष विशेषण की बात किया जाए या उपमेय में उपमान की बात किया जाए, याद रखिएगा आप सभी, जो यहाँ मुख की बात है, मुख किसके समान है तो ये कमल के समान है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, मुख की विशेषता क्या बताया गया है कि मुख जो है ये कमल के समान है। तो ये कर्मधारय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जितने भी आप सभी कारक विभक्ति देखते हैं यानी कि कर्ता का जो कारक विभक्ति देखते हैं वो सभी आ जाता है और इसका अंतिम पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, अपोजिट वर्ड होता है, जैसे कि लोटा डोरी हो गया, माता पिता हो गया। अव्ययी बहु समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और इसमें अव्यय शब्द होता है पहले लगा हुआ, याद रखिएगा आप सभी। और जबकि कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण होता है। अगला है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा आर्सेनिक। देखिए इसे हम सभी एस से जो है कि प्रदर्शित करते हैं। देखिए बिहार में जो जल है इसमें आर्सेनिक की मात्रा जो है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और आर्सेनिक जो है ये एक आपका जो है कि विषैले पदार्थ होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है, विषैले पदार्थ होता है जो क्या करता है, शरीर की कोशिकाओं में पक्षघात यानी कि जो है कि पैरालिसिस होने की इससे संभावना हो जाता है। प्लस में अतड़ी और उत्तकों को हानि पहुंचा देता है और लीवर किडनी जैसे इसमें बीमारी होने लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आपका जो विषैले पदार्थ है आपका आर्सेनिक, याद रखिएगा, जो कि बिहार में जलों में देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी। ये भी प्रश्न आपके पेपर 2022 में ही पूछा गया था और ये आपका शायद 2023 में शायद मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, बोस्टन चाय पार्टी की घटना जो हुई थी ये कब हुई थी। तो ये हुआ था 1773 में। डेट याद रखिएगा 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। बोस्टन के अधिकारियों के द्वारा जो है कि यहाँ पर कर युक्त चाय के 3 जहाज था जो कि ब्रिटेन लौटने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो वहीं पर क्या हुआ था, उपनिवेशी पर एक समूह जहाज गया और वहाँ पर जो है कि सवार होकर जो चाय था वो बोस्टन हार्बर में फेंक दिया था। जितने चाय था वो सारा नष्ट कर दिया था और यहीं से जो है कि ये घटना आपका पारित होता है। तो याद रखिएगा ये 1773 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो है ये कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1765 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है कि सूत का लगभग जो है कि 8 धागे काट सकता था। कौन, आपका ये स्पेनी जेनी, याद रखिएगा आप सभी, कितने धागे, 8 धागे काट सकता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है तो उस वस्तु को किसी द्रव में अगर पूर्णतः डुबाई जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन रह जाता है। तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव में वजन क्या होगा। तो देखिए कोई वस्तु हवा में उसका वजन कितना था, 10 न्यूटन था। अगर उसको हम क्या किए, उसको किसी द्रव में डुबा दिए तो 8 न्यूटन उसका वजन बच जाता है। तो 10 था बचा 8, तो इसका 2 न्यूटन जो है कि उसके द्वारा हटाए गए द्रव का वजन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। जो ये देखिएगा तेल का सबसे पुराना जो है ये एशिया का तेल का सबसे पुराना आपका क्षेत्र देखने के लिए मिलता है, वो असम का डिगबोई वाला क्षेत्र, याद रखिएगा। सबसे पहला तेल शोधन कारखाना खोला गया था, ये कब खोला गया था, 1901 ईस्वी में खोला गया था। तो ध्यान दीजिएगा डेट से भी प्रश्न बन सकता है आगे पेपर में। ये प्रश्न आपका 2022 डीएलएड में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। देखिए इसकी स्थापना 1974 में किया जाता है। डेट को याद रखिएगा, डेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये अधिनियम कौन सा था, तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत जो कि इसकी स्थापना दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए विकास की दृष्टि के आधार से संसाधनों को हम सभी संभावित, विकसित, स्टॉक, उसके बाद रिजर्व, ये सभी में हम सभी कर सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है कि अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली थी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था। तो देखिए इंडिया हो गया, हॉन्डुरास हो गया, उसके बाद स्पेन हो गया, इसी ने जो है कि सदस्यता वापस ले लिया था, जबकि ब्राजील ने सदस्यता वापस नहीं लिया था। तो ब्राजील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहीं से एक याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। डेट याद रखिएगा आप सभी। संयुक्त राष्ट्र का अभी महासचिव कौन है वर्तमान में, एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार जो है ये कहां पे है। देखिए मैंग्रोव वन जो है ये आपको सुंदरवन वाला क्षेत्र यानी कि वेस्ट बंगाल में आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात आया है तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल जो है जूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है। प्लस में यहीं से आप याद रखिएगा कि आपका चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो वेस्ट बंगाल ही करता है। यहाँ आपका याद रखिएगा वेस्ट बंगाल जो है व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि वर्ग से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की परमाणु का आकार क्या होगा। तो देखिए वर्ग से अगर नीचे की ओर आइएगा तो ये आपका तत्वों की परमाणु संख्या बढ़ता है। अगर वही बात किया जाए कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, याद रखिएगा आप सभी, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, तो लेफ्ट से राइट जाने पर आपका त्रिज्या घट जाती है। क्या होती है, त्रिज्या घट जाती है। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा, त्रिज्या घट जाती है। अच्छा इसके अलावा याद रखिएगा आप सभी जो आवर्त सारणी है, इसमें सारणी में बात किया जाए तो ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होता है वो कितना होता है, 18 होता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ। वहीं पर अगर बात किया जाए जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है इसे हम सभी समूह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, समूह के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा एक फैक्ट याद रखिएगा जो आपका क्षैतिज जो होता है, क्षैतिज की संख्या कितना होता है, यानी कि क्षैतिज जो पंक्ति होता है इसकी संख्या 7 होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये भी आपका डीएलएड के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, डीएलएड के पेपर में प्रश्न। बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये आपके बिहार डीएलएड 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपका बेगूसराय जिले में स्थित है, याद रखिएगा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है तो आगे जो प्रश्न आपसे से बन सकता है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये 1964 में ये आपका स्थापित हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। चीजें क्लियर हैं। और ये किसके सहयोग से किया गया था, तो रूस यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। तो दो फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है। देखिए पटना जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, प्लस में जनसंख्या भी सबसे अधिक आपका पटना में ही है, ध्यान दीजिएगा। गया जो है सबसे गर्म जिला है। कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। देखिए बहुब्रीहि समास जो है इसमें नीलकंठ जो है ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। देखिए जिसका नीला है कंठ अर्थात क्या होता है, शंकर, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे का अर्थ को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। निस्दिन इसमें अव्ययी भाव समास है। त्रिभुवन इसमें आपका द्विगु समास है। और पुरुष सिंह इसमें आपका तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि सिर झुका तने नियति की मान ली ये बात, स्वयं मुरझा गया तेरा हृदय जल जात, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए अलंकार का स्पेशल क्लास करा चुके हैं हम सभी, जहां पर थ्योरी और आपको प्रैक्टिस दोनों करवाए हैं। तो नहीं देखे देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है, वहां से जाके देख लीजिएगा तो सारा अलंकार आपका क्लियर हो जाएगा। प्लस में एक अलंकार का क्लास दे देंगे तो आराम से ये प्रश्न को बना लीजिएगा। तो ये आपका रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार में किसी के जैसा अगर बताया जाए तो समझ लीजिए वहाँ रूपक अलंकार ही होगा, याद रखिएगा आप सभी। या कह सकते हैं कि उपमेय में उपमान के बीच अगर भेद मिट जाता है वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ देखिएगा, सिर झुका तने नियति की मान ली ये बात, स्वयं मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। तो यहाँ हृदय जो है किस तरह मुरझा गया है, जलजात की तरह मुरझा गया है। हृदय किस तरह मुरझाया है, तो जलजात की तरह मुरझाया है, यानी कि जलजात के जैसा बताया जा रहा है। तो इसमें रूपक अलंकार होगा। चीजें क्लियर हैं। अगला है स्वर संधि के कितने भेद हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 भेद हैं। कौन कौन सा है, पहला एक आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दूसरा याद रखिएगा गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तीसरा आपको याद रखना है
तीसरा जो हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, तीसरा आपको वृद्धि संधि याद रखना है, वृद्धि संधि याद रखना है। चौथा जो आपको याद रखना है, चौथा आपको यन संधि याद रखना है, यन संधि याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ध्यान दीजिएगा। और पांचवा जो आपको याद रखना है अयादी संधि होता है, पांचवा क्या होता है, अयादी संधि होता है। तो क्या क्या बताया आपको, दीर्घ संधि बताएं आपको, दूसरा गुण संधि बताएं, तीसरा आपको वृद्धि संधि बताएं, चौथा आपको यन संधि बताएं और पांचवा आपको अयादी संधि बताएं। तो इतना फैक्ट को जरूर याद रख लीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला है कि चादर से बाहर पैर फैलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आय से अधिक व्यय करना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है। तो राइट आंसर होगा श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है। अगला है परिश्रमी छात्र आलस्य नहीं करते, इसमें कौन सा उद्देश्य है, इस वाक्य में कौन सा उद्देश्य है। तो परिश्रमी छात्र जो है यही आपका क्या है, उद्देश्य है। यह प्रश्न आपके डीएलएड के पेपर में पूछा जा चुका है। वेग समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है, तो इससे क्या प्राप्त किया जाता है, त्वरण प्राप्त किया जाता है। तो डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है। तो राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम सभी CFC के नाम से जानते हैं, CFC याद रखिएगा आप सभी, जिसे CFC कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। ओजोन परत में क्या कर रहा है, ये छिद्र कर रहा है। अच्छा, ओजोन परत जो है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सूर्य है वहां से एक पराबैंगनी किरण आता है, याद रखिएगा आप सभी, उसी से रक्षा करता है। और पराबैंगनी किरणें जो है वो काफी खतरनाक किरणें हैं, अगर मनुष्य के शरीर पर या किसी जंतु के शरीर पर पड़ जाए तो चर्म रोग होने की संभावना रहता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। यह भी आपका डीएलएड 2022 में ही प्रश्न बना था, तो याद रखिएगा आप सभी। देखिए आगे क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा गया है, यानी कि ST के बारे में पूछा गया है, तो 47 हो जाएगा। अगर यही SC की बात करता तो 84 हो जाता है SC के लिए, याद रखिएगा आप सभी। और ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था, तो अनुच्छेद 330 में इसका चर्चा किया गया है। जब नया परिसीमन आयोग बना था उसके बाद जो है कि अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 47 रखा गया था, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किसी भी मॉल दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर होगा तुलनात्मक मापनी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटपट, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ एक शब्द देखिएगा, तो यहाँ आपको देखने के लिए मानो शब्द, तो आपको बताया है कि मानो हो गया, या कह सकते हैं कि जानो हो गया, मानो हो गया, जानो हो गया, मनु हो गया, मनु हो गया, मनु शब्द हो गया, उसके बाद कह सकते हैं कि जनु हो गया। ये सभी शब्द किस में देखने के लिए मिलता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। तो देखिए चरण जो है कमल की तरह है, चरण किसके तरह है, किसके समान है, कमल के समान है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार होगा, याद रखिएगा। चरण को किसकी तरह बताया जा रहा है, कमल की तरह बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरु वर्ण होते हैं। देखिए इसको काट लीजिएगा आप सभी, ये आपका आंसर नहीं होगा, इसको आप सभी इंद्र वर्जा कर लीजिएगा, इंद्र वर्जा आपको करना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, इंद्र वर्जा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि काव्य की आत्मा किसे माना जाता है। तो देखिए काव्य की आत्मा जो है ये आपका व्यंग्यार्थ को माना जाता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि मुझसे ऐसी बात नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। तो यहाँ देखिएगा क्रिया जो है ये कर्म के अनुसार है, कि मुझसे ये बात जो है नहीं सुनी जाती, तो ये कर्म के अनुसार क्रिया है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। कर्ता के अनुसार नहीं होगा, कर्म के अनुसार होगा। पहले उच्चारण सही कीजिए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। आर्थिक बराबरी जो है यह आपका समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर समता या समानता की बात किया जाए तो ये आपका अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समता या समानता के अधिकार की बात करता है। अच्छा यहीं से एक फैक्ट याद रखिएगा, अगर आपसे इसे पूछा जाए कि विधि के समक्ष समता, विधि के
समक समता के बारे में जो बात किया गया किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 में। वहीं एक आपका धर्म, उसके बाद नस्ल जाति के आधार पर भेदभाव पर जो है कि निषेध किया गया है, ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 15 इसी से संबंधित है कि धर्म जाति के आधार पर आप सभी किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 15 में चर्चा किया गया है। अगर वहीं बात किया जाए आप सभी से कि लोक नियोजन पर अवसर की समानता, लोक नियोजन यानी कि सभी को समान अवसर दिया जाएगा नौकरी या वैकेंसी के लिए, ये किस में चर्चा है, अनुच्छेद 16 में चर्चा किया गया है। अगर वहीं बात किया जाए अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत जो किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। इसके अलावा याद रखना है कि उपाधियों का अंत, उपाधि का जो अंत किया गया है ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। तो इतना सा फैक्ट आप इससे संबंधित याद रखिएगा, हो सकता है आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन जाए क्योंकि डीएलएड के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पी नौसे की सैनिक सरकार कितने वर्ष तक सरकार की सत्ता में रहा था, जो आपका चिली देश है, चिली याद रखिएगा आपसे, चिली की सैन्य सरकार में रहा था, लगभग ये 17 साल रहा था। ये प्रश्न आपके बिहार डीएलएड 2022 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप सभी। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला है कि मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह उगाई जाती है। देखिए मक्का जो है यह आपका अच्छी बुलाई मिट्टी प्लस दमोट मिट्टी होगा, याद रखिएगा। तो ये हल्का दमोट मिट्टी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। आप सभी इसको क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। यहाँ आपको क्या लिखना है, अच्छी बुलाई मिट्टी प्लस में दमोट मिट्टी लिखना है आप सभी को, दमोट मिट्टी। तो ये जो है कि मक्का की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। इसका पीएच मान जो होता है लगभग 6.6 से लेके 7.5 के बीच में इसका पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अपनी संस्कृति की रक्षा करना, यह आपका अधिकार दिया गया है जो कि अनुच्छेद 29 में दिया गया है कि अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 में इसकी चर्चा किया गया है। तो ये अधिकार भारतीय नागरिक को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेट, इसको स्ट्रेट कीजिएगा, स्ट्रेट जर्मिनेशन किस प्रकार की उपकला का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। इसको घनाकार उपकला कीजिएगा आप सभी, घनाकार उपकला। और उसके बाद जो है कि सीली, ये डेट एपिथेलियमी का ये आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव नहीं है। तो देखिए धुआं, जल और द्रवता ये सभी तो द्रव है, पर गर्मी अनुभव करना ये द्रव्य नहीं है, याद रखिएगा। गर्मी को अनुभव कर रहे तो वो द्रव की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वो निर्वात में होती है, याद रखिएगा आप सभी। बट निर्वात ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो वायु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चीज़ें क्लियर हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा आप सभी, प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल की बात की गई सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होता है, तो याद रखिएगा आप सभी ठोस में। अच्छा, ध्वनि की सबसे चाल अधिक किस में है, तो ठोस में होता है या स्टील का लीजिए। और सबसे कम किस में होता है, निर्वात में। निर्वात में ध्वनि नहीं गमन करता। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होती है। तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि सभी कोशिकाओं की एक समान विशेषता क्या है। झिल्ली और कपाल एक समान विशेषता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल हमसे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए।